हेलो एवरीवन। देखिए हम शुरू कर रहे हैं आज आईपीसीसी ग्रुप 1 और इंटर ग्रुप 1 का जो कॉमन चैप्टर है हायर परचेज। ये आपके सिलेबस का सबसे अच्छा चैप्टर है, सबसे छोटा चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो देखें चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज। ठीक है, पूरा नाम लिख देता हूँ मैं। अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज। अब सबसे पहले लिख दें इसमें कि ये सबसे सरल टॉपिक में से एक है आपका। ठीक है, छोटा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस सेंस में कि मई 2019 में ही ये 10 मार्क्स का पूछा गया था। ठीक है, ऐसा भी कुछ अटेम्प्ट्स हुए हैं जब हायर परचेज ना पूछा गया हो, लेकिन नॉर्मली पूछा जाता है। और नॉर्मली जब ये पूछा जाता है तो आईपीसीसी की अगर हम बात करें तो 8 नंबर का, और अगर हम इंटर की बात करें तो 10 नंबर तक का ये पूछा जाता है। देखें क्या पढ़ना है हमें इसमें, कितनी बातें हैं। ओवरव्यू में आपको दे दूं, इस पर्टिकुलर चैप्टर में से बहुत स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा बोल दूं कि 3 ही तरीके के क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन भी ठीक से कर लेते हैं तो आपको लगेगा कि आपसे पूरा चैप्टर बन रहा है। ठीक है, मतलब हम क्लास में ऑब्वियसली बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अगर आप 3 टाइप के क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ सारे क्वेश्चन रिपीट ही तो हो रहे हैं अल्टीमेटली। ठीक है, देखते हैं हम। तो हम डिस्कशन शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले कि मीनिंग क्या है हायर परचेज का। ठीक है, मीनिंग ऑफ हायर परचेज। हायर परचेज का मीनिंग क्या है एंड इट्स नीड, इसकी ज़रूरत क्या है। तो देखिए हायर परचेज सिस्टम जो आया है वो कहीं ना कहीं इस वजह से आया है कि लोगों की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनके पास आज ही देने के लिए पैसा पर्याप्त नहीं है। पैसे कम हैं, ज़रूरतें ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्रेडिट कार्ड वाली दुनिया में जी रहे हैं कि अभी कैसे भी हमें चीज़ें खरीदने को मिल जाएं, उपयोग करने को मिल जाए, हम उनका पैसा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके चुका देंगे। ठीक है, तो इस सेंस से हायर परचेज आया हुआ है कि जहां आपके पास पैसे आज नहीं है लेकिन आपको किसी पर्टिकुलर गुड्स की, सपोज आईफोन की ज़रूरत है, आईपैड की ज़रूरत है, आपको लैपटॉप खरीदना है आर्टिकलशिप के चलते हुए, है ना। जब आप ग्रुप 1 के बाद आर्टिकलशिप करोगे तो आपको किसी पर्टिकुलर एसेट की ज़रूरत है, गुड्स की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। तो आप दुकानदार से बोल रहे हैं कि यार भाई साहब ये सामान हमें दे दो, हम आपका पैसा थोड़ा आज दिए देते हैं और थोड़ा हम धीरे 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 करके चुका देंगे। ठीक है, सपोज आपने बोला कि हम हर महीने आपके 1000 रुपये देते जाएंगे, तो 12,000 रुपये हम 12 महीने में आपके चुका देंगे। और मान लो 3,000 रुपये आज ले लो, तो ऐसा कोई 15,000 रुपये वाला आपने मोबाइल खरीदा है जिसका 3,000 रुपये आज आप पे कर रहे हैं, और आपने बोला हम 1,000 रुपये करके और हम आपको पूरे साल में हर महीने 1,000 करके चुका देंगे। तो ऐसा जब आप धीरे धीरे पेमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते रहते हैं, ऐसे किसी तरीके के सिस्टम को हम हायर परचेज कहते हैं। तो देखें इसमें कौन कौन पार्टी हो गई। पहला हो गया हायर वेंडर, दूसरा हो गया हायर परचेजर। हायर वेंडर मतलब बेचने वाला, हायर परचेजर मतलब इस सिस्टम के तहत एसेट को खरीदने वाला। 2 मिनट के लिए हम कोई भी एग्जांपल ले लें। एक बिजनेसमैन है, ठीक है, ये है मिस्टर रॉकी। सलाम रॉकी भाई। ठीक है, रॉकी भाई है। अब रॉकी भाई को अपना बिजनेस शुरू करना है। ठीक है, ऑटो ड्राइविंग स्कूल, ऑटो चलाना सिखाते हैं वो। ठीक है, कैसे एक ऑटो में 5 की जगह 10 लोग बिठाए जा सकते हैं। तो उनको ऑटो चाहिए, तो उन्होंने हायर वेंडर कंपनी से बात की कि हमें आप ऑटो दे दें। ठीक है, एक ऑटो दे दें, टेम्पो दे दें। अब हो सकता है कि उस टेम्पो का जो कैश प्राइस है, कैश प्राइस का मतलब अगर आज ही आप खरीदते हैं तो आपको नगद में
सपोज 60,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको? 60,000 रुपये देने पड़ेंगे। या मैं चेंज कर देता हूँ, 50,000 रुपये आपको आज नकद देने पड़ेंगे, आपको ऑटो मिल जाएगी। लेकिन रॉकी भाई बोल रहे हैं कि देखो ऑटो तो चाहिए लेकिन हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। हम कुछ पैसा आपका आज दे सकते हैं और कुछ पैसा हम धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में आपको चुका देंगे, ठीक है। तो रॉकी भाई बोल रहे हैं कि कुछ पैसा आज ले लो, जिसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट, प्लस कुछ पैसा हम आपको इंस्टॉलमेंट में करके चुका देंगे, ठीक है। अब इस केस में देखना हायर परचेज के सिस्टम में क्या होता है। हायर वेंडर एसेट का, टेम्पो का जो पोजीशन है, यानी कि उसका एग्जिस्टेंस, फिजिकल बॉडी हायर परचेजर को दे देता है। हायर परचेजर जिसका एसेट खरीदने की इच्छा है, वो एसेट खरीदना ही चाहता है, बस वो आज पूरा पेमेंट नहीं कर पा रहा है। तो वो बोला कि एसेट तो हमें चाहिए ही है लेकिन हम पेमेंट आपका धीरे धीरे कर देंगे, थोड़ा सा डाउन पेमेंट ले लो और थोड़ा थोड़ा हम इंस्टॉलमेंट करके आपका 2-3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, ऐसा केस में भी हम आपका पैसा चुका देंगे। तो यहाँ वेंडर को एक डर लगता है, वेंडर को ये डर लगता है कि यार मैं इसको एसेट तो दे रहा हूँ, अगर मैंने इसको ओनरशिप दे दी एसेट की और इसने मेरा पूरा पैसा तो चुकाया नहीं है और गलती से इसका मन में कोई खोट आ गई, ये ऑटो चलाते चलाते कहीं लंबा निकल गया, तो मैं इससे फिर कैसे पैसे रिकवर कर पाऊंगा? क्योंकि अगर आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है, जो कि आपने पढ़ा है, मतलब आपने ना पढ़ा हो अदरवाइज तरीके से, लेकिन सिलेबस का पार्ट तो रहा है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या बोलता है कि एक बार आपने गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर कर दी और अगर फिर आपसे जिसने एसेट खरीदा है, जिसने गुड्स खरीदी है, वो आपके पैसे नहीं देता है, तो आप उसके ऊपर पैसे लेने के लिए तो केस कर सकते हैं, लेकिन गुड्स को आप वापस रीपर्चेज नहीं कर सकते, आप उससे वापस गुड्स नहीं छीन सकते। मैं फिर से बोल देता हूँ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के हिसाब से अगर आपने क्या कर दिया, गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी और बायर आपके पैसे नहीं दे रहा है, तो यू कैन स्यू फॉर प्राइस, ठीक है। आप पैसों के लिए केस कर सकते हैं, आप गुड्स वापस नहीं ले सकते क्योंकि उसकी ओनरशिप है। तो यहाँ हायर वेंडर को लग रहा है कि यार ऐसा ना हो कि मैं ओनरशिप दे दूँ टेम्पो के रॉकी भाई को, और रॉकी भाई तो रॉकी भाई हैं, और बाद में पैसे ना दें तो मैं टेम्पो वापस, या जो भी, हाँ टेम्पो वापस लेने के लिए केस ही ना कर पाऊँ, पैसे वो देंगे नहीं। तो इस चक्कर में वो क्या करता है, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखने के लिए वो क्या करता है, गुड्स का पोजीशन तो देता है लेकिन ओनरशिप रॉकी भाई को नहीं देता। तो रॉकी भाई जो परचेजर हैं, हायर परचेजर हैं, उन्हें क्या मिल जाता है, पोजीशन मिल जाता है गुड्स का, लेकिन जो लीगल ओनरशिप रहती है, वो लीगल ओनरशिप अभी भी किसके पास रहती है, वो अभी भी रह जाती है हायर वेंडर के पास, क्योंकि वो रिस्क से बचने के लिए ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। तो एसेट का पोजीशन हायर परचेजर के पास रहता है, ठीक है, और लीगल ओनरशिप हायर वेंडर के पास रहती है। और आपने पढ़ा होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ही कि जिसकी ओनरशिप रहती है रिस्क भी उसी की रहती है, ठीक है। तो ओनरशिप और रिस्क रहती है वेंडर की, और हायर परचेजर के पास पोजीशन रहता है, वो एसेट को यूज़ कर सकता है जबकि उसने सारा पैसा नहीं दिया है। और जब भी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी जाती है, जब भी हायर परचेजर क्या करेगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा, तो फिर हायर वेंडर उसकी ओनरशिप भी हायर परचेजर के नाम पे ट्रांसफ़र कर देगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि ओनरशिप ऑफ एसेट इज ट्रांसफर्ड टू हायर परचेजर ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो जब भी लास्ट इंस्टॉलमेंट हायर परचेजर चुका देगा, ओनरशिप क्या कर दी जाएगी, ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अगर सर वो नहीं चुका पाता, अगर वो सपोज करें कि मैंने यहाँ लिखा डाउन पेमेंट, और सपोज करें कितना मैंने अमाउंट लिया था, 50,000, ठीक है, और 3 इंस्टॉलमेंट है सर, तो फिर क्या होगा। तो अगर वो डाउन पेमेंट चुका दिया, उसने पहली इंस्टॉलमेंट चुका दी, दूसरी चुका दी, और जैसे ही तीसरी चुकाएगा ओनरशिप मिल जाएगी। और सर उसने डाउन पेमेंट चुकाया, पहली इंस्टॉलमेंट चुकाई, दूसरी चुकाई और तीसरी ना चुका पाए,
या वो दूसरी ही इंस्टॉलमेंट ना चुका पाए। तो अगर वो कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाएगा तो फिर हायर वेंडर क्या करेगा, उसके पास जाके बोलेगा कि यार देखो तुमने हमारे पैसे चुकाए नहीं, अपनी जो बात हुई थी, अब ऐसा करो कि हमारे एसेट को हमें वापस कर दो। ठीक है, तो ऑन दी डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट asset can be repossessed यानी पोजीशन वापस ले लिया जाएगा, कैन बी repossessed बाय हायर वेंडर। तो हायर वेंडर बोलेगा कि सुनो तुम एसेट वापस कर दो। हम बोलेंगे सर हमने जो अभी तक पैसा चुकाया उसका क्या होगा, हमने आपको डाउन पेमेंट भी दी थी, आपको इंस्टॉलमेंट भी दी थी 2, बस तीसरी ही तो नहीं दे पाए, आपने तो एसेट ही वापस ले लिया। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, आप जो भी डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट चुकाए जा रहे हैं, ऐसा माने कि आप एसेट को यूज कर रहे हैं, जो कि हायर परचेजर एसेट को यूज कर रहा है, ऐसा माने आपकी आप उसका किराया चुका रहे हैं उपयोग करने का। जैसे आप किसी की मशीन यूज करें 2 महीने के लिए तो 2 महीने किराया चुकाओगे, आप किसी की कार यूज करने के लिए ले जाते हैं 6 महीने के लिए 6 महीने का किराया चुकाओगे। तो आप ये मान लें कि आप उस एसेट का किराया भर रहे हैं तब तक जब तक कि आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं चुका दे। इन केस आपने लास्ट ना चुकाई तो ये मान लो कि जो पैसा दिया वो किराए के बराबर था, लास्ट चुका दोगे तो एसेट ही आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही होंगी आपको। तो ये हो रहा है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट आप चुकाओगे तो आपको ओनरशिप मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपने कोई डिफॉल्ट करी तो आपका एसेट रीपोजेस कर लिया जाएगा, वेंडर वापस से अपना एसेट ले जाएगा। ओके, अब देखें यहाँ हमने जो बात की कि एसेट का कैश प्राइस है 50,000, जिसका मीनिंग ये होता है कि आप आए हैं एसेट लेने, टेम्पो आपको पसंद आई, हमने कहा बिल्कुल सर बहुत अच्छी लगी, आपको टेम्पो चाहिए, हमने कहा हाँ चाहिए, तो 50,000 रुपये दो, टेम्पो आज से ही आपके। हमने कहा नहीं आज नहीं हम दे सकते, हमारे पास आज थोड़ा सा पैसा है, आज हम 20,000 रुपये दे सकते हैं, बचे हुए 30,000 रुपये हम आपको धीरे धीरे करके देंगे। तो वेंडर बोला है कि यार देखो आप आज पैसा नहीं दोगे, आप धीरे धीरे करके दोगे, वैसे कब तक दे दोगे। तो हमने बोला कि 10,000 रुपये जो 30,000 में से प्रिंसिपल है, तो 10,000 फर्स्ट ईयर के एंड में दे देंगे, 10,000 का प्रिंसिपल सेकंड ईयर के एंड में दे देंगे, 10,000 का प्रिंसिपल थर्ड ईयर के एंड में दे देंगे। हम आपकी 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा चुका देंगे, है ना। कितना कितना, 10,000 का प्रिंसिपल, 10,000 का प्रिंसिपल और 10,000 का प्रिंसिपल, ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में। तो उन्होंने बोला यार देखो आप पैसा आज टाइम पे नहीं दोगे, बाद में दोगे तो हमें नुकसान होगा, है ना, ये तो आपने उधारी चढ़ा दी, तो फिर आपको क्या देना पड़ेगा, ब्याज भी देना होगा। तो अगर आप पैसा इंस्टॉलमेंट में दोगे तो आपको ब्याज भी देना होगा। तो किस तरीके से हो जाएगा काम, मैं एक एग्जाम्पल बना देता हूँ। और हमें जहाँ कैश प्राइस 50,000 रुपये देना पड़ा था, हायर परचेज प्राइस में हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ सकता है। सर कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ जाएगी, 10,000 तो प्रिंसिपल है, ब्याज का भी देना पड़ेगा, हाँ ब्याज का भी देना पड़ेगा, जिसे हम हायर। तो देखें कौन कौन से टर्म यूज़ होते हैं मैं बताऊं, और बस 2 मिनट में एग्जांपल ले रहा हूँ। एक टर्म होता है कैश प्राइस। कैश प्राइस का मतलब हो गया कि अगर आप आज ही पैसा दे दो तो कितना देना पड़ेगा। अगर आप आज नहीं दोगे तो आपको कुछ ना कुछ ब्याज भी देना पड़ेगा, है ना। अगर आप लेट पैसा दोगे उसका तो आपको कुछ ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज मिला के जो पैसा आप चुकाते हैं उसको हम बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल 50,000 का कैश प्राइस था, लेकिन आप लेट पेमेंट कर रहे हैं, लेट पेमेंट की करने की वजह से सपोज कर रहे हैं, बस एग्जांपल ले रहा हूँ, 20,000 का आपको ब्याज लग जाता है। तो आपको ओवरऑल कितने पैसे देने पड़े, 70,000 देने पड़े। ये क्या हो गया आपका हायर परचेज प्राइस। सो हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हैं वो हायर परचेज प्राइस है। अगर हायर परचेज प्राइस में से हम इंटरेस्ट हटा दें तो क्या आ जाएगा बताएं। हायर परचेज प्राइस में से अगर हम इंटरेस्ट हटा दें तो क्या आ जाएगा, कैश प्राइस आ जाएगा। मैं आपको सिखाता हूँ आपकी कैसे इंस्टॉलमेंट निकाले जाते हैं, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैसे हम निकालेंगे, और हम सीखेंगे कैसे हायर परचेज प्राइस निकाला जाता है।
तो जो मैंने एग्जांपल यहाँ प्राइम फेसी लिया था वही एग्जांपल मैं कंटिन्यू कर देता है ना। 50,000 का कैश प्राइस था, 20,000 डाउन पेमेंट था और 3 इंस्टॉलमेंट थे। ठीक है, मैं एग्जांपल बना देता हूँ। यह एग्जांपल 1, कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट। इंटरेस्ट निकालें कितना देना पड़ रहा है और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालें कितना हो रहा है। इन्फॉर्मेशन ये है कि जो कैश प्राइस है एसेट का, ठीक है, मान लो एक इन्फॉर्मेशन लिख लूँ थोड़ा, 1 जनवरी 2015 को कैश प्राइस जो है एसेट का वो है 50,000 रुपये। 1 जनवरी 2015 को ही हमने कुछ पैसा वहीं दे दिया जिसे हम बोलते हैं डाउन पेमेंट, और डाउन पेमेंट कर दिया हमने सपोज 20,000। अब कितना बचा? 30,000। और नीचे लिखा है कि बैलेंस अमाउंट या बैलेंस principal is to be paid in 3 equal installment। जो बैलेंस बचा है प्रिंसिपल कितना बचा है? 30,000, वो हम 3 बार इक्वल पे करेंगे इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, और उसके साथ हम इंटरेस्ट भी चुकाएंगे एट द रेट 10% पर एनम। आपसे सवाल साफ साफ पूछ रहा है कि आप इंटरेस्ट बताएं और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताएं, और बोला है डाउन पेमेंट 50,000 है, सॉरी कैश प्राइस 50,000 है, डाउन पेमेंट 20,000 है। जो बचा हुआ प्रिंसिपल है हम 3 बार में इक्वल चुकाएंगे, मतलब 10,000 10,000 10,000 चुकाएंगे, और उसी के साथ हम चुकाएंगे ब्याज, चूँकि हमने टाइम पे पेमेंट नहीं किया। ठीक है, हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, मैं आपको कराऊंगा, बहुत छोटे छोटे। मैं पहले बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन ना करके आपको कॉन्सेप्ट पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है 1 जनवरी 2015, तो ईयर एंड ये आ जाएगा 31 दिसंबर 2015 ही रहेगा, 16 नहीं हो जाएगा। ठीक है, जनवरी से दिसंबर 15 ही रहेगा। बच्चे ऐसी गलती करते हैं। फिर 31 दिसंबर 2016, फिर 31 दिसंबर 2017। अब बताएं यहाँ कैश प्राइस कितना था? 50,000 सर। डाउन पेमेंट कितना हो गया सर? 20,000। कितना बचा बैलेंस? 30,000 बचा, है ना। इसे हम आउटस्टैंडिंग बोल देते हैं। आउटस्टैंडिंग बचा 30,000। ओके, अब देखें 30,000 में से अब 1 साल तक, ये पूरा 1 साल तक आपने बीच में कोई पेमेंट नहीं किया। 50,000 में से आपने डाउन पेमेंट चुकाया था। कितना डाउन पेमेंट चुकाया था आपने? आपने 20,000 डाउन पेमेंट दे दिया था कि इतना आप ले लो, बाकी पैसा मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। तो 30,000 बचा था। अब आपने बोला था कि हम बचा हुआ पैसा आपका 10,000 का प्रिंसिपल हर बार चुकाते जाएंगे। अब आप पूरे 1 साल बाद गए, है ना, ये पूरा 1 साल हो गया यहाँ से यहाँ तक। आप यहाँ गए, ये डेट आ गई दिसंबर, तो आपने बोला हमें इंस्टॉलमेंट चुकाने हैं। उन्होंने बोला ठीक है, क्या बात हुई थी? तो आपने बोला था हम 10,000 रुपये का आपका प्रिंसिपल चुका देंगे और जो भी ब्याज बनेगा वो चुका देंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना चुका देंगे? 10,000। ठीक है, अब बताओ कब से पैसा आउटस्टैंडिंग है? सर 1 जनवरी 2015 को पूरा चुकाना चाहिए था हमने जब एसेट खरीदा, लेकिन हम दिसंबर में पहली बार पैसा चुकाने आए। तो बेटा 1 साल से 30,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। अगर 10% भी इंटरेस्ट की रेट है, ठीक है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाता है बताओ? 30,000 रुपये बकाया था, 1 साल से आपने कोई पेमेंट नहीं करा, तो आपका 30,000 का 10% 3,000 तो ब्याज ही हो जाता है सर।
बस। तो कितनी इंस्टॉलमेंट चुकानी चाहिए थी, कितनी इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे, ये चुकाएंगे 13,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट। और बताओ कितना आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अभी भी बचा रहेगा। तो देखिए सर 30,000 में से 13 चुका दिया तो 17,000 बचेगा। सही बोल रहे हैं क्या ये? अरे 30 प्रिंसिपल था प्लस 3,000 का हो गया था ब्याज। तो 30,000 का प्रिंसिपल पुराना, 3,000 का ब्याज, 33,000 रुपये टोटल हो गए थे। आपने कितने चुका दिए, 13,000। तो 33,000 में से 13,000 कितना बचा, 20,000। इसको दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं हम कि 30,000 का आपका प्रिंसिपल था, ठीक है, आपका 3,000 का ब्याज बना। तो आपने जब 13,000 चुकाया तो 3,000 तो आपने ब्याज चुका दिया और 10 चुकाया आपने प्रिंसिपल। तो 30,000 के प्रिंसिपल में से 10 प्रिंसिपल चुका दिया। अभी कितना प्रिंसिपल आपका बचा हुआ है, 20,000 का प्रिंसिपल अभी आपका बचा हुआ है, ठीक है ना। तो 13,000 में 3,000 का आपने ब्याज चुकाया है और 10,000 का प्रिंसिपल चुकाया है। तो 30,000 के प्रिंसिपल में से 10 का प्रिंसिपल आपने यहाँ दे दिया, 20 का प्रिंसिपल और बचा। अब जब आप नेक्स्ट ईयर फिर से इंस्टॉलमेंट चुकाने जाएंगे, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि देखो हमारी बात हुई थी कि हर बार 10,000 10,000 10,000 तो प्रिंसिपल के चुकाने हैं, ठीक है। तो 10,000 रुपये प्रिंसिपल के हो गए। अब आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, है ना। फिर से एक साल से कितना पैसा बकाया है, 20,000 रुपये बचे थे आपके। शुरुआत में देखें 50 में से आपने 20 चुकाए थे, 30 बचे थे। एक साल तक आपने कोई पेमेंट नहीं करा तो 30,000 पर आपको 10% ब्याज 3,000 लगा। अब यहाँ पे आते आपने दिसंबर 15 में 10,000 का प्रिंसिपल चुका दिया तो कितना बचा, 20। अब 20,000 के लिए आपने एक साल तक कोई पेमेंट नहीं करा, आप एक साल के बाद आए हैं 31 दिसंबर 2016 को, तो 20,000 पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहा तो आपको इसका देना होगा ब्याज। क्या देना होगा आपको इसका ब्याज, कितना परसेंट से, 10% से। तो कितना ब्याज हो जाएगा, 2,000 का ब्याज हो जाएगा। तो आपको अब कितनी इंस्टॉलमेंट चुकानी पड़ेगी, 12,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट आपको चुकानी होगी, ठीक है, जिसमें 2,000 का क्या है, ब्याज है और 10,000 का क्या है, प्रिंसिपल है। और अब बताएं आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना बचेगा, सर 20 बचा था, 10 प्रिंसिपल यहाँ चुका दिया, 10,000 का प्रिंसिपल और बचेगा। वेरी गुड। अब आखिरी इंस्टॉलमेंट जब आप चुकाने जाएंगे फिर एक साल हो जाएगा पूरा, आपने पूरे एक साल से कोई पैसा नहीं चुकाया। तो जब आप यहाँ की इंस्टॉलमेंट चुकाने जाएंगे तब क्या बात होगी कि प्रिंसिपल कितना चुकाना है, आपने बोला वो तो हमें 10,000 चुकाना है। हमने शुरू में ही बात की थी कि जो 30,000 का प्रिंसिपल ओपनिंग में बचा है इसको हम 3 इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल कितना चुकाते जाएंगे, 10,000 10,000 10,000 प्लस जो भी उस पर्टिकुलर ईयर का क्या होगा, ब्याज होगा, वो चुकाते जाएंगे। तो 10,000 का प्रिंसिपल और देखो ब्याज कितना होगा, तो यहाँ 10,000 ही बकाया बचा था, उसका 10% ब्याज हो जाएगा, तो इंटरेस्ट हो जाएगा कितना, 1,000। तो कितना चुकाएंगे आप, आखिरी इंस्टॉलमेंट 11,000 चुका देंगे और अब कोई भी बकाया नहीं रहेगा और आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो 3 सालों में आपका पूरा हिसाब क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये है हायर परचेज सिस्टम में, जहां आप एसेट को शुरू में एक्वायर कर लेते हैं और धीरे धीरे पैसा चुकाते हैं। चूँकि आप धीरे धीरे पैसा चुका रहे हैं तो आपका पेमेंट डिले होने की वजह से वेंडर आपसे क्या चार्ज करता है, ब्याज आपसे लेता है। फाइनेंस कॉस्ट बोल सकते हैं आप इसको, इंटरेस्ट बोल सकते हैं। अब बताना इस केस में, आप ठीक से समझ गए ना, आप इसको नोट कर लें। यहाँ मैंने चुकाया 3,000 का ब्याज क्योंकि 30,000 आउटस्टैंडिंग रह गया था, फिर 20 रह गया तो 2,000 और चुकाया, फिर 10 आउटस्टैंडिंग होने की वजह से 1,000 का ब्याज और चुकाया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ हायर परचेज प्राइस, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ हायर परचेज प्राइस, क्या है हायर परचेज प्राइस इन दिस केस। तो देखो कैश प्राइस कितना था आपका, 50,000 था सर। तो आपने कितना कैश चुकाया, देखना आप ध्यान से। तो 20 की कैश डाउन पेमेंट के थ्रू प्रिंसिपल चुकाया था, 10 का प्रिंसिपल चुकाया, 30, 10 का और प्रिंसिपल चुकाया, 40, 10 का और प्रिंसिपल चुकाया, 50। तो आपने 50,000 तो प्रिंसिपल चुका दिए है ना, कैश प्राइस मतलब प्रिंसिपल है।
और फिर आपने और चुकाया क्या, ब्याज, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना चुकाया, पहली इंस्टॉलमेंट में 3,000 चुकाया, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 2,000 चुकाया, तीसरी इंस्टॉलमेंट में 1,000 चुकाया। तो ये 6,000 रुपये आपने और चुका दिए। तो कितना हो गया पूरा हायर परचेज प्राइस, ये हो गया 56,000 रुपये आपने टोटल चुकाए। ठीक है, अब आपको बात ठीक से समझ आ रही है? अगर कोई डाउट रहती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो पैसा हमने प्रिंसिपल नहीं चुका पाया उस पर हम 1 साल ब्याज चुका रहे हैं, फिर हम यहाँ और ब्याज चुका रहे हैं, यहाँ और ब्याज चुका रहे हैं। तो जो इंस्टॉलमेंट आई हैं उनके अंदर ब्याज है। अगर कभी हमें बोला जाए कि इतना डाउन पेमेंट है, इतनी पहली इंस्टॉलमेंट है, इतनी दूसरी इंस्टॉलमेंट है, इतनी तीसरी इंस्टॉलमेंट है, कैश प्राइस बताएं। अगर ऐसा उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए कि इतना डाउन पेमेंट हुआ है 20,000 का, 13,000 का क्या है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चुकाई है, 12,000 की सेकेंड इंस्टॉलमेंट चुकाई है, 11,000 की थर्ड इंस्टॉलमेंट चुकाई है। प्लीज़ कैलकुलेट, प्लीज़ क्यों बोलेंगे वो आप प्लीज़ क्यों बोलेंगे, बोलेंगे कैलकुलेट कैश प्राइस। तो हम क्या कर सकते हैं, डाउन पेमेंट के अंदर तो कोई ब्याज नहीं है, लेकिन हम इंस्टॉलमेंट में से ब्याज हटा दें तो प्रिंसिपल अमाउंट आता जाएगा, और हम फिर डाउन पेमेंट को और इन 3 प्रिंसिपल को जोड़ लेंगे तो कैश प्राइस आ जाएगा। तो कैश प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डाउन पेमेंट को जोड़ लेंगे और जो इंस्टॉलमेंट है उनको हम ब्याज हटा के और डाउन पेमेंट में जोड़ लेंगे तो आ जाएगा। और ब्याज हटाने का क्या तरीका होता है वो आपने पढ़ा है फाउंडेशन में, वो है प्रेजेंट वैल्यू निकालना। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उसमें से प्रेजेंट वैल्यू निकालने से क्या होता है, ब्याज का एलिमेंट जो होता है, इंटरेस्ट का एलिमेंट होता है, वो एलिमिनेट हो जाता है, हट जाता है। तो डाउन पेमेंट ले लें आप, और जो इंस्टॉलमेंट आपने दी है उनमें से उनकी आप प्रेजेंट वैल्यू अगर ले लें तो क्या निकल आएगा, कैश प्राइस निकल के आ जाएगा। सर हम इसी क्वेश्चन को ट्राई करें क्या, बिल्कुल कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में अगर सर रिवर्स होता और क्वेश्चन इस तरीके का होता कि कैलकुलेट कैश प्राइस, और यहाँ इन्फॉर्मेशन गिवन होती डाउन पेमेंट जो हुआ है 1 जनवरी 2015 को, डाउन पेमेंट हुआ है कितना, 20,000। फिर 31 दिसंबर 2015 को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चुकाई गई है कितने की, बताओ, याद है आपको, 13,000। फिर सेकंड कितने की चुकाई गई है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2016 को 12,000। और फिर 31 दिसंबर 2017 को थर्ड इंस्टॉलमेंट चुकाई गई थी 11,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम डिस्काउंटिंग फैक्टर भी बोलते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर, वो है 10% पर एनम। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट कैश प्राइस, तो सर कैसे निकालेंगे, देखो आप, मैंने पहले आपको कैश प्राइस से इंस्टॉलमेंट निकालना बताया, अब मैं इंस्टॉलमेंट से कैश प्राइस निकाल रहा हूँ सेम क्वेश्चन में। तो यह 1 जनवरी 2015, 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2017। बताएं यहाँ डाउन पेमेंट कितना है, 20,000। यहाँ इंस्टॉलमेंट कितनी चुकाई गई है, 13,000। और यहाँ 12,000, यहाँ 11,000। ठीक, अब आपको निकालना है कैश प्राइस। तो कैश प्राइस निकालने के लिए आप क्या करें, ये जो इंस्टॉलमेंट दिख रही है ये क्या होगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगी, ये भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगी, ये भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगी, और जो डाउन पेमेंट है वो केवल प्रिंसिपल होगा। तो डाउन पेमेंट तो ठीक है, इसमें से अगर आप ब्याज हटा दें, ब्याज हटाने के लिए आप क्या ले सकते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू। ऐसे ही आप इसमें से ब्याज हटा दें, और ऐसे ही आप इसमें से ब्याज हटा दें, और जो वैल्यूज़ आए आप उनको जोड़ लें, है ना,
तो अगर इनमें से ब्याज हटता जाएगा तो ये प्रिंसिपल बस बचेगा, और प्रिंसिपल बस बचेगा तो डाउन पेमेंट का प्रिंसिपल और ये तीनों प्रिंसिपल जोड़ के कैश प्राइस बन जाएंगे, क्योंकि ब्याज हटा दो हायर परचेज प्राइस में से तो कैश प्राइस ही तो बचेगा। तो अब क्या आपने सीखा है प्रेजेंट वैल्यू निकालना, है ना, फाउंडेशन में आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो मैं बहुत कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा क्योंकि आप पढ़ चुके हो, आपका नेसेसरी टाइम जाएगा। मैं कैलकुलेशन समझा देता हूँ आपको कि कैसे आपको इनका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं। देखिए आपके पास कैलकुलेटर है, रख लें कैलकुलेटर। सबसे पहले मैं यहाँ प्रॉपर सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ लिख लें ईयर, यहाँ लिखें इंस्टॉलमेंट, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू जो फैक्टर है, और ये आ जाएगा अमाउंट। सबसे पहले ईयर 0 जो कि 1 जनवरी 2015 है, 1 जनवरी 2015। यहाँ हमने चुकाया था डाउन पेमेंट कितना, 20,000। इसके अंदर कोई ब्याज नहीं है, इसलिए ये 20,000 ही है। फिर हमने चुकाया था 31 दिसंबर 2015 को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की चुकाई थी, 13। अब 13,000 की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें इंटरेस्ट है 1 साल का 10% के हिसाब से। तो 13,000 में से हमें ब्याज हटाना है, तो हम क्या करेंगे, देखो ब्याज कैसे जुड़ता है किस चीज़ में। अगर कोई चीज़ यहाँ 100 है, 10% की रेट से ब्याज जोड़ा जाए तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 110। जो 13,000 है वो कितने के बराबर है, 110। मैं थोड़ा रफ समझा देता हूँ। तो 13,000 है वो कितने के बराबर है, 100 का प्रिंसिपल था, 10% का ब्याज लगा, 110। दैट इज 110%, है ना। 110% को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1.1, परसेंटेज से 0 हट जाएंगे। तो 13,000 110% के बराबर है। तो अगर हम कैलकुलेट करें 13,000 डिवाइड बाय 1.1, तो ये आ जाएगा 11818। ये आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट वैल्यू निकालना, बस मैं समझा रहा हूँ। तो 13,000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका शॉर्टकट है, मैं बस थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। 11818। ऐसे ही जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको 12,000 रुपये। अब 12,000 को आपको हटाना है तो आपको इसको 2 बार डिस्काउंट करना पड़ेगा 10% से। जब आप पहली बार डिस्काउंट करोगे तो यहाँ आएगा, फिर आप दोबारा डिस्काउंट करोगे यहाँ आएगा। क्योंकि ऐसे समझे 100 रुपये का कोई प्रिंसिपल है, 10% का ब्याज लग के यहाँ 110 हो जाएगा। उसके बाद उस पर 10% का और ब्याज लगेगा तो यहाँ जाके वो 121 बन जाएगा। तो जो आपका 12,000 का प्रिंसिपल दिख रहा है, 12,000 की इंस्टॉलमेंट है, ये 2 साल बाद चुकाई गई इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो इसमें 2 साल तक जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहा उसके ऊपर लगा हुआ ब्याज है। तो आपको इसको रिवर्स करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर मैनुअली बताऊं तो 12,000 को 110% से डिवाइड करें तो आप यहाँ तक आ जाएंगे। फिर जो भी अमाउंट आए उसको 110% से और डिवाइड करें तो आप यहाँ तक आ जाओगे। क्योंकि पहले यहाँ के 100 का 10% ब्याज लग के 110% हुआ होगा, फिर यहाँ से उसमें 10% और ब्याज लगा होगा तो फिर यहाँ पहुँचा होगा। तो पहले यहाँ से रिवर्स करो 110 मान के, फिर यहाँ से रिवर्स करो 110 मान के। तो बस एक ही बार और लेंदी बता रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा आपको और आप वही फॉलो करें, है ना, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ईयर 2 जिससे आता है वो इग्नोर तो ना करें, कॉन्सेप्ट तो समझ ही लें। 12,000 रुपये को हमें वापस लाना है तो पहले हम उसको 110% से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उसको हम फिर से 110% से डिवाइड करेंगे और फिर जो आएगा वो हम ले लेंगे। तो 12,000 डिवाइड बाय 110%, ये आ रहा है 10,909, 10,909। तो 10,909 में 10% जुड़ा होगा तो यहाँ तक पहुँचे होंगे। हमें निकालना है यहाँ का ईयर 0 का अमाउंट क्या होगा। तो 10,909 को फिर से हम 110% से डिवाइड कर दें
तो आ जाएगा 9917। ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, डायरेक्ट 12,000 को आपको 110% मतलब 1.1 से डिवाइड करना हो, कितना 2 टाइम्स। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे आप कैसा करोगे, शॉर्ट ट्रिक 12,000 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू, तो एक बार डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू तो 2 बार डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा 9917, है ना। इक्वल 1 टाइम इक्वल 2 टाइम, ये आ जाएगा। तो आप बताओ जो तीसरा अमाउंट है, मैं इसको लिख दूँ, कितना आ रहा है 12,000 वाला, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का जो 12,000 है इसका आ रहा है 9917, और थर्ड जो है वो है 11,000 रुपये। अब इसको 3 बार हमें डिस्काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे, 11,000 डिवाइड बाय 1.1 3 टाइम्स, है ना। 1.1 मतलब 110% है, तो ये आ जाएगा 11,000 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू 8264 आ जाएगा ये। तो यहाँ लिख लें 8264। आपने अगर M+ दबाते जाते आप साथ में, तो साथ में ही क्या हो जाता, ऐड हो जाता। मैं अलग से ऐड कर लेता हूँ। 20,000 का डाउन पेमेंट हो गया, 11,818 रुपये का इसका प्रिंसिपल है, 9917 एंड 8264। तो ये देखें कितना आ गया, 49999, मतलब 50,000 रुपये का कैश प्राइस आ गया। तो आप जब इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में से ब्याज हटाते जाएंगे, जो कि आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हटा सकते हैं, तो जो ये आ गई ये है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। और आप इनको जोड़ दें तो इनके अंदर ब्याज नहीं बचा हुआ है, तो जो आएगा वो कैश प्राइस हो जाएगा। तो ये मैंने बहुत लॉन्ग में बताया। अब मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, एकदम शॉर्ट में कराऊंगा, ठीक है। आपको कैलकुलेटर की प्रैक्टिस भी करा दूंगा, कैसे आपको शॉर्ट में करना है। इससे भी शॉर्ट तरीका है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए आपने जहाँ से जो तरीके सीखे हों आप वही फॉलो कर लें। और देखें, तो ये हमने देखा कैश प्राइस निकालना, इंस्टॉलमेंट निकालना, कैश प्राइस निकालना, दोनों चीज़ें हमने सीखी हैं। अब मैं आपको आपकी ही बुक के कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। ये हमारे क्लास नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल में आप देखें तो मैं आपको कैश प्राइस निकालने की प्रैक्टिस कराऊँ। मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ पहले आपको कैश प्राइस का, ताकि आपके दिमाग से वो बात निकल जाए, है ना। ये एग्जाम्पल, चलो बताओ। अच्छा, डाउन पेमेंट है 1 लाख का, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जो कि ईयर एंड पे जा रही है 1,20,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 1,36,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट है 1,10,000, है ना। मैं रेंडमली अमाउंट ले रहा हूँ, और इंटरेस्ट की रेट है 12%। कैलकुलेट करें आप, कैलकुलेट कैश प्राइस, बताओ कैश प्राइस क्या होगा। तो हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देख लेते हैं ईयर, इंस्टॉलमेंट, प्रेजेंट वैल्यू, अमाउंट जो है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। तो देखें, सबसे पहले ईयर 0 बोलते हैं हम, जब डाउन पेमेंट करते हैं उसको हम ईयर 0 बोलते हैं, बिगनिंग ऑफ द ईयर। ईयर 0 पे हमने डाउन पेमेंट दी थी कितनी, 1 लाख। फिर ईयर 1 मतलब पहली इंस्टॉलमेंट हमने कितनी दी, 1,20,000। ईयर 2 सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमने कितनी दी, 1,36,000। फिर ईयर 3 थर्ड इंस्टॉलमेंट हमने कितनी दी, 1,10,000। एक मिनट रुकना। अब बताएं इसका
एन्युटी फैक्टर जो है वो कितना परसेंट से है, 12% से है। तो देखना इंस्टॉलमेंट तो 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा, इसमें कोई ब्याज का एलिमेंट नहीं होता। अब 1,20,000 की हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कितना, 1 साल बाद की, 1,36,000 की 2 साल बाद की, 1,10,000 की 3 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। तो देखना क्या हो जाएगा, रेट 12% है तो 100 + 12% मतलब 112%, दैट इज़ 1.12 हो जाएगा, है ना, डिवाइड करने के लिए फैक्टर। तो जो 1,20,000 है ये कितने के बराबर होगा, ये होगा 1.12 इक्वल टू दबा दो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 107,142। आप कर रहे हैं साथ में, देखो 1,36,000 को हमें 2 साल का डिस्काउंटिंग करनी है, 1,36,000 तो डिवाइड बाय हो जाएगा 1.12% का ब्याज की रेट 12, ठीक है, इक्वल्स टू 1 बार इक्वल्स टू 2 बार। तो 2 बार करेंगे आप इसको तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 108418। ऐसे ही 1,10,000 को हमें 3 बार करना है तो 1,10,000 डिवाइड बाय 1.12, ठीक है, इतना लिख लिया आपने। ओके, अब आपको करना है 1 बार इक्वल, 2 बार इक्वल, 3 बार इक्वल, ठीक है। यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ वैल्यूज़, तो ये आ जाएगा 78295 और इन सब को आप जोड़ दें तो आ जाएगा कैश प्राइस। तो पहले वाले को करना है तो आप क्या करो, डिवाइड बाय 1.12, 1 के बाद जो रेट है उसको पॉइंट्स में लिखना है, इक्वल्स टू 1 बार, इसको डिवाइड बाय 1.12 इक्वल्स टू कितने बार आएगा, ये 2 बार, है ना, क्योंकि 2 बार डिस्काउंटिंग करना है आपको। इसको 1.12 इक्वल्स टू 1 बार उसने वापस ले आया, दूसरे साल के वापस लाया और ये 3 साल की डिस्काउंटिंग वापस कर दी। इस तरीके से यहाँ से वो एक बार इक्वल करने में यहाँ पे आएगा, दूसरे इक्वल में यहाँ आएगा, तीसरे इक्वल में यहाँ पे जंप करेगा, ठीक है। तो अब देख लें आप कैश प्राइस कितना हो जाएगा, मैं हर बार भूल जाता हूँ m प्लस करना, आप कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा ध्यान समझाने पे ज़्यादा था। तो ये आ गया 393,855, ये हो जाएगा कैश प्राइस, ठीक है। तो मैं अभी क्वेश्चन कराता हूँ आपको कैश प्राइस निकालने के, आपकी बुक से देखें, आपकी बुक से करते हैं। ये है, इसमें स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है जो दिख रहे हैं आपको। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आपसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 के पहले ये देखें, पहले क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर का एग्जाम पूछा गया था। इसमें बोला फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ द एसेट। हायर परचेज प्राइस ऑफ द एसेट है 50,000, डाउन पेमेंट है 10,000, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, ये 10,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज दोनों मिला के हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम निकालें, ठीक है। तो हम क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, ठीक है। अब देखना, यहाँ हम लिख लेते हैं अपना ईयर, ए इंस्टॉलमेंट, ए प्रेजेंट वैल्यू और ए अमाउंट जो आ रहा है। ईयर डाउन पेमेंट के लिए आप वर्ड यूज़ करें ईयर 0। ईयर 0 पे आप कितना पेमेंट कर रहे हैं, 10,000 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से, एट 5% से।
तो मैं ये निकाल ले रहा, ये ज़रूरत नहीं होती इसकी आपको निकालने की। और इसके अंदर कोई ब्याज नहीं होगा क्योंकि ये डाउन पेमेंट है, 10,000 रहेगा। फिर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 कितने साल इंस्टॉलमेंट चुका रहे हैं? 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट। और ईयर 4 ए भी कितना चुका रहे हैं? 10,000, 10,000, 10,000 और 10,000। ठीक है, तो फर्स्ट जो 10,000 है इसको हम डिवाइड करेंगे 1.5 या 0.05, तो 5% कितने के बराबर होगा? 5% इक्वल टू होगा 0.05, है ना। तो हो जाएगा 1.05% से। तो हम 10,000 को 1.05 मतलब 100 रुपये एक साल बाद कितने हो गए होंगे? अगर ब्याज लग के हुए होंगे तो 105 हो गए होंगे 5% की रेट से। तो जो 1.05 है 105 को दिखाता है कि एक की जो 10,000 है ना एक साल बाद 105 के बराबर है। इसको रिवर्स करेंगे तो 100 के बराबर आएगा। तो एक बार इक्वल दबाएंगे हम तो कितना आ जाएगा ये देख लेते हैं। 10,000 डिवाइड बाय 1.05 और एम प्लस भी साथ में करते जाऊंगा इस बार। ठीक है, तो आप सबसे पहले ऐसा करो, 10,000 का जो आपका डाउन पेमेंट है उसको एम प्लस कर लो, फिर अगला 10,000 आप लो डिवाइड करें 1.05 से एक ही बार। तो ये कितना आ गया? 9523, 9523। अब आप अगले 10,000 लें। वैसे आपका 10,000 टाइप है तो आपको अगले बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक बार और इक्वल दबाएं तो इसका डिस्काउंटिंग आ जाएगा 2 साल का। एक बार और इक्वल दबाएं तो आ जाएगा इसका, क्योंकि 10,000 कोई आपने एक बार इक्वल दबाया तो एक बार डिस्काउंट हो गया, और आप 2 बार इक्वल दबाओगे मतलब एक बार और इक्वल दबा दो तो इसकी भी डिस्काउंटिंग निकल आएगी, क्योंकि सेम अमाउंट है। समझ रहे हैं आप? तो आप निकालते जाएं, कितना आ रहा है? 9,070। एक बार और इक्वल दबा दें आप तो 3 बार डिस्काउंटिंग होके आ जाएगा वो, और वो आ रहा है 8,638, 8,638 और एक बार और आप इक्वल दबा दें तो आ जाएगा 8,227। ठीक है, और इस तरीके से इसका जो टोटल हो जाएगा हो जाएगा, में शायद कुछ गलती हुई है, 10,000 प्लस 9523 प्लस 9070 प्लस 8638 प्लस 8227, तो हो जाएगा 45458। ये हो जाएगा इसका कैश प्राइस। ठीक है, किस क्वेश्चन का? यह है क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। ओके, और देखते हैं हम क्वेश्चंस। देखिए इसमें भी कैश प्राइस निकालना पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 में, 5 नंबर का आया था ये। एक और क्वेश्चन में कैश प्राइस निकाल दे रहा हूँ, फिर मैं कैश प्राइस निकालना नहीं बताऊंगा आपको, है ना। पर हम जो भी आगे क्वेश्चन करेंगे बड़े क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चंस में कैश प्राइस तो पहले निकालना ही पड़ता है। तो अब बाय द टाइम क्या होते जाएगी, आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 रीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन 12। On 1st April 2012, Fastrack Motors Company sells a truck on hire purchase basis to Teja Transport Company for a total hire purchase price of 9 lakh। ये हायर परचेज प्राइस कितना है? 9 लाख है। मैं लिख देता हूँ हायर परचेज प्राइस कितना है? 9 लाख रुपए का। पेवेल इज टू 2,40,000 एज डाउन पेमेंट, तो डाउन पेमेंट इसमें से कितना है? 2,40,000 and the balance in 3 equal annual installment of 220 each payable। और जो इंस्टॉलमेंट है वो है 2,20,000 की ईच पेबल ऑन 31 मार्च 13, 14 एंड 15। देखिए इसमें लिखा है इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया प्रिंसिपल प्लस
इंटरेस्ट, है ना। जब इंटरेस्ट नहीं जोड़ा होगा तो अलग से बताते हैं कि इतना प्रिंसिपल, इसके ऊपर प्लस इंटरेस्ट और चुकाना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain द कैश प्राइस ऑफ ट्रक फॉर तेजा ट्रांसपोर्ट कंपनी, कैलकुलेशंस में बी मेड टू द नियरेस्ट रुपी, और एक 10% की ब्याज की रेट है। तो वो क्या कर रहे हैं, 2,20,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट चुका रहे हैं हर एक बार। तो आप निकाल ही लेंगे, है ना। देखिए कैसे निकाल लेंगे। अब हम यहाँ लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस यूजिंग एन्युटी। हमें एन्युटी ही तो यूज कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। तो ये हो जाएगा ईयर, ये हो जाएगी इंस्टॉलमेंट, ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, या यहाँ अपनी वर्किंग दिखा सकते हैं। ठीक है, ये लिखना पड़ता है लेकिन ये शो नहीं करना है, अंडरस्टूड है। और ये अमाउंट, ईयर 0, डाउन पेमेंट कितनी हुई, डाउन पेमेंट 2,40,000। इसके अंदर कोई ब्याज नहीं होता, ये 240 ही रहेगा। और फिर ईयर 1, ईयर 2 कितनी इंस्टॉलमेंट चुकाई थी, एक मिनट याद है आपको, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,20,000। तो ये इंस्टॉलमेंट है 220 की, ईयर 3, है ना। 2,20,000, 2,20,000, 2,20,000। तो आप क्या करें, इनको डिस्काउंटिंग कर लें और कैश प्राइस निकाल लें। आप कर लें पहले वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और फिर आप आंसर को मैच करें, आपका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, वीडियो पॉज कर लें और फिर देखें एक बार कि आपका आंसर वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तब तक मैं कर देता हूँ। तो 2,20,000, पहले 2,40,000 एसिड एम प्लस कर लें, फिर 2,20,000 को डिवाइड करेंगे 1.1 से एक बार, तो एम प्लस कर लेंगे, ये आ रहा है 2 लाख। फिर एक अगले को 2 बार करना है, तो चूँकि सेम अमाउंट है तो इसी को एक बार और इक्वल टू दबा दो तो आ जाएगा अगला अमाउंट 181,818, और एक बार और इक्वल दबा दो तो ये आ जाएगा 165,289। जब अमाउंट अलग अलग होंगे तो आपको बार बार डिस्काउंटिंग करनी होगी। अमाउंट जैसे यहाँ खैर सेम ही अमाउंट थे, ठीक है, सेम अमाउंट है तो फिर तो आप एक बार इक्वल दबा दो, इसको डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू एक बार और इक्वल टू 2 बार, तो इसका आ जाएगा इक्वल टू 3 बार, इसमें आ जाएगा। तो ये आ गया 787,107। ठीक है, इसका कैश प्राइस हो गया। ओके, तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है कैश प्राइस निकालने की जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको और फिर हम बात करेंगे अकाउंटिंग इन केस ऑफ हायर परचेज, और वहाँ आपको मज़ा आएगा। ये सारी चीज़ें वहाँ थोड़ी थोड़ी तरीके से रेफर भी होंगी, तो आपका इनका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन ये देख लें, एक क्वेश्चन और मैं आपको जो कराने वाला हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें लिखा है ओम लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम कुमार मशीनरी कंपनी लिमिटेड ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। कैश प्राइस है 80,000, इसमें गिवन है। डाउन पेमेंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट ऑन 1 जनवरी 2013 है 21,622। 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 15,400। द फर्स्ट टू कमेंस एट द एंड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डाउन पेमेंट। एक साल बाद से शुरू होगी और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है 15,400 और 5 इंस्टॉलमेंट है सेम अमाउंट की 15,400, 15,400, 15,400, 15,400, 15,400। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम है।
You are required to calculate the total interest and interest included in cash installment. बोले कितना इंटरेस्ट इंक्लूड होगा हर एक इंस्टॉलमेंट में, आप वो बताएं. ठीक है. कैश प्राइस गिवन है, इंस्टॉलमेंट गिवन है, तो अगर इंस्टॉलमेंट का मल्टीप्लाई कर लें कितने इंस्टॉलमेंट है तो हायर परचेज प्राइस भी आ जाएगा. तो कैश प्राइस भी गिवन है, हायर परचेज प्राइस भी गिवन है. कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस का डिफरेंस निकालोगे आप, ब्याज आ जाएगा. ये पूछ रहे हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना ब्याज है. ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है. ठीक है. तो इसको मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के थ्रू. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है. ठीक है. आपकी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है. देखें, ये हो रहा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट. हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना ब्याज है उसका कैलकुलेशन हम कर रहे हैं. इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल. ठीक है. ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से कर देगा. तब इसको देखें ध्यान से. एक मिनट, कॉलम्स को मैं रीअरेंज कर देता हूँ फिर से. देखें, यहाँ हम लिखेंगे ईयर, यहाँ लिखेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, यहाँ हम जो देखेंगे इंटरेस्ट, यहाँ हम चुकाएं देखेंगे प्रिंसिपल रिपेड, यहाँ आ जाएगी इंस्टॉलमेंट और यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल. ठीक है. इसको अगर हम नाम दे दें ए बी सी डी ई, तो देखना क्या हो जाएगा. एक मिनट रुक जाए, प्रॉपर लिख देते हैं इसको. जगह की इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी हम बना रहे हैं. ठीक है. अब इनका नाम रख लेते हैं ए बी सी डी. इंस्टॉलमेंट क्या होगी? जो हम ब्याज चुकाएंगे और जो हम प्रिंसिपल चुकाएंगे, तो जाएगा बी प्लस सी. और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल क्या होगा, इसको हम ई नाम दे रहे हैं, वो होगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना है माइनस प्रिंसिपल पे कितना किया है हमने, है ना. तो ओपनिंग में इतना प्रिंसिपल था और इतना प्रिंसिपल हमने इंस्टॉलमेंट के साथ चुका दिया, तो इतना प्रिंसिपल हमारा बच गया. और इंस्टॉलमेंट कैसे आ गई, कितना ब्याज चुकाया कितना प्रिंसिपल, तो आ गई इंस्टॉलमेंट. अब देखते हैं हम, हमारा जो क्वेश्चन था उसमें जो हमें इन्फॉर्मेशन थी उसको हम थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं और फिर ये है. देखें, अगर आप सारा पैसा शुरुआत में ही चुका देते जब आप एसेट को एक्वायर कर रहे हैं ईयर 0 पर, तो बताएं कितना पैसा आपको चुकाना पड़ता. 80,000 रुपये चुकाना पड़ता. इसको हम बोलते हैं कैश
प्राइस। ठीक है, अगर आप 80,000 पूरा ही चुका देते टेम्पो खरीदने के समय, एसेट को खरीदने समय, मशीन खरीदते समय, तो डिस्कशन ही एंड हो जाता। आप जब 80 नहीं चुकाओगे, आप डाउन पेमेंट कर रहे हो कुछ और बकाया जो रह जा रहा है, तो वही प्रिंसिपल नहीं चुकाने पर ही तो ब्याज लगना है। तो आपको जो ब्याज लगना है वो उस अमाउंट पे लगना है जो आप नहीं चुका रहे हो। तो आपने क्या किया, ईयर 0 पे 80,000 था, आपने प्रिंसिपल कुछ चुका दिया डाउन पेमेंट करते समय। कितना डाउन पेमेंट चुका दिया आपने, 21,622 रुपये आपने चुका दिया। क्या इस समय कोई ब्याज बना होगा? नहीं। तो आपकी चाहे वो इंस्टॉलमेंट समझ लो चाहे वो प्रिंसिपल समझ लो, वो सेम ही था, 21,622 रुपये का। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली कितना प्रिंसिपल आपका बकाया रह गया था? तो 80,000 में से आपने चुका दिया था 21,622 रुपये, तो ये बचा था 55,378 78 रुपये बच गया था आपका। ठीक है, तो ऐसा बोलें कि ईयर 1 में बस हमें यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, इंटरेस्ट की रेट चाहिए, वो और लिख लेते हैं 10%, और जो इंस्टॉलमेंट चुकाए जा रहे हैं वो 5 इंस्टॉलमेंट है 15,400 की। मैं यहाँ कहीं लिख लेता हूँ 15,400, ताकि 5 ईयर तक चुका रहे हैं अपन, ताकि क्वेश्चन ना देखना पड़े। अब बताएं, ये स्थिति बनी आपकी, 80,000 में से आपने 21,622 चुका दिया, 55,378 रुपये बकाया रह गया 378। तो अब ईयर 1 के एंगल से हम सोचें तो 55,000 रुपये ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग रहा, और पूरे साल 55,378 पहले साल फर्स्ट ईयर की बात करें तो शुरू से लेके एंड तक 55,000 रुपये 55,378 रुपये आउटस्टैंडिंग थे। अब आप फर्स्ट ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट चुकाने पहुंचे होंगे कि सर हमें इंस्टॉलमेंट चुकाने। हमने कहा ठीक है चुका दो। तो आपने बताया भी है हमें कितनी इंस्टॉलमेंट चुका रहे हैं आप, 15,400 रुपये की इंस्टॉलमेंट चुका रहे हैं। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चुका दो जितना भी आपको चुकाना है, हमारी बात हो गई होगी पहले। तो 15,400 रुपये की इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हैं। ठीक है, अब जब आप 55,378 रुपये आपका 1 साल से उधार है, तो हम आपको बोलेंगे कि देखो यार आपका 1 साल से उधार है, आपका इसका 10% तो आपका ब्याज ही बनता है। तो कितना ब्याज बनता है आपका, तो आपका ब्याज बन जाता है 5,537.8, तो ये 38 ही कर देता हूँ मैं। आपका 55,378 रुपये 55,378 1 साल से बकाया है। तो आप जो भी इंस्टॉलमेंट चुकाने आए हो ठीक है, लेकिन उसमें से 5,538 रुपये 5,538 इतना तो आपका ब्याज हो रहा है पूरे साल का। अब आप बताओ कि आप कितना इंस्टॉलमेंट चुकाने आए हो। तो मैं बोला कि हम 15,400 चुकाने आए हैं। मैं 2 मिनट के लिए सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ इन कॉलम्स का, ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। ठीक है, यहाँ हम लिख देता हूँ इंस्टॉलमेंट, और यहाँ हम लिख देता हूँ प्रिंसिपल रीपेड। ठीक है, तो अब आप चुकाने आए हो 15,400 की इंस्टॉलमेंट। अब 15,400 की इंस्टॉलमेंट आप चुकाने आए हो, तो हमने बोला सर कि 5,538 रुपये तो ब्याज ही हो रहा है आपका आज तक का। आप कितने पैसे लाए हो 1 साल बाद? तो हमने कहा ये लाए हम 15,400। हमने कहा इसमें से 5,538 तो आपका ब्याज ही हो रहा है। ठीक है, तो 15,400 में से अगर हम इतना हटा दें 5,538, तो कितने रुपए आप प्रिंसिपल के चुकाने आए हो? आप चुकाने आए हो केवल 9,862, 9,862 इतना रुपए आप प्रिंसिपल के चुकाने आए हो। कैसे पता चला हमें? तो देखो बी अपन ने लिखा था यहाँ इंटरेस्ट हो गया, सी में यहाँ लिख देता हूँ इंस्टॉलमेंट हो गया। तो अगर मैं डी निकालूँ यहाँ सी माइनस बी, अगर मैं इंस्टॉलमेंट में से ब्याज हटा दूँ तो पता चल जाएगा कितना प्रिंसिपल चुका रहे हैं आप। ठीक है, तो आपने 80,000 रुपये में से डाउन पेमेंट कर दिया था 21,622, आपके 55,378 रुपये बचे थे। फिर आप 1 साल बाद आए, तो हमने बोला यार 1 साल बाद आए हो, आप पहले तो ब्याज देख लो कितना हो रहा है, हिसाब कर लो एक बार कितना हो गया। तो 1 साल का ब्याज अकेला हो जा रहा है आपका 5,538 रुपये।
आप लाए हो 15,400, हमने कहा इसमें से 5,538 तो ब्याज के ही लग जाएंगे, केवल 9,862 रुपये आप किसके चुका रहे हो, प्रिंसिपल के चुका रहे हो। उन्होंने बोला ठीक है, जैसा भी समझ आ रहा हो आपको। तो हमने कहा हाँ देखो इतना ही प्रिंसिपल आपका चुका रहे हैं आप। अब आपका ओपनिंग प्रिंसिपल था 55,378 है ना, 55,378, उसमें से आपने प्रिंसिपल चुकाया 9,862। तो आपका कितना प्रिंसिपल बकाया रह गया है, वो रह गया है 45516। कैसे निकाला सर, ए निकाला हमने, ए जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था प्रिंसिपल माइनस डी जो आपने प्रिंसिपल रीपे किया है, ठीक है। तो ओपनिंग में से हमने जो प्रिंसिपल आपने रीपे किया वो हटा दिया, तो क्लोजिंग प्रिंसिपल आ गया। अब फर्स्ट ईयर के एंड पर देखें हम, ठीक है, 45,516 रुपये फर्स्ट ईयर के एंड पर आउटस्टैंडिंग थे, यानी ईयर 2 की शुरुआत से लेके ईयर 2 के एंड तक 45,516 रुपये उधार रहे होंगे। अब आप आए होंगे सेकेंड ईयर में इंस्टॉलमेंट चुकाने, तो हम बोलेंगे देखो आप जो भी इंस्टॉलमेंट चुका रहे हो पहले तो आपको 10% देना है ब्याज, जो कि कितना होता है आपका 455 होता है, तो 1 कर लो, ठीक है, या 2 कर लो, जो आपको ठीक लग रहा हो। बाद में एंड में 1-2 रुपए का फ्रैक्शन आएगा वो देख लेना। इतना तो ब्याज हो रहा है, आप कितना लाए हो, हमने कहा हम हर बार 15,400 ही चुका रहे हैं। तो हमने कहा आप 15,400 की इंस्टॉलमेंट लाए हो, उसमें से 4,551 रुपये तो आपका ब्याज ही हो रहा है। तो देख लेते हैं प्रिंसिपल कितना लाए हो, 15,400 माइनस 4,552, तो कितना हुआ 10,848, इतना प्रिंसिपल आपने चुकाया। तो अब कितना प्रिंसिपल बच जाएगा आपका, तो आपका ओपनिंग प्रिंसिपल कितना था 4,551, इतना प्रिंसिपल आपका ओपनिंग में था, इतना प्रिंसिपल आपने चुका दिया क्योंकि आपने टोटल 15,400 चुकाए, जिसमें से इतना तो ब्याज के ही लग गया आपको, इतना प्रिंसिपल चुकाया आपने। तो ओपनिंग प्रिंसिपल में से ये प्रिंसिपल हटा दें तो कितना प्रिंसिपल बच जाएगा, जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है 34,668 रुपये का प्रिंसिपल अभी भी आउटस्टैंडिंग रह जाएगा। ओके, क्लियर है आपको ये बात? ठीक है सर, इतना क्लियर है हमें। तो इस सेकेंड ईयर के एंड में 34,668 रुपये बकाया है। तो जो सेकेंड ईयर के एंड में है पूरे थर्ड ईयर, मतलब थर्ड ईयर की शुरुआत से लेके एंड तक आप एंड में इंस्टॉलमेंट चुकाओगे, तो पूरे तीसरे साल 34,668 रुपये 34,668 आउटस्टैंडिंग रहेगा। फिर से आप 15,400 की इंस्टॉलमेंट चुकाने आओगे और हम फिर से बोलेंगे कि देखो यार ब्याज ही हो रहा है आपका, तो 10% जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था पूरे साल, तो वो कितना हो जाएगा 3,466, ठीक है, इसका 10%। तो 15,400 में से 3,466 तो आप ब्याज के चुका रहे हो, तो आप प्रिंसिपल के कितने चुका रहे हो, ये आ रहा है 15,400 माइनस 3,466, तो आ रहा है 11,934, इतना आपने प्रिंसिपल चुकाया। तो आपका थर्ड ईयर में के पूरे थर्ड ईयर में इतना आउटस्टैंडिंग था, आपने एंड में इतना चुका दिया। तो अब देखें कितना प्रिंसिपल आपका और बच गया, ठीक है, 34,668 हटा दें, तो ये बच गया आपका 22,734। अब यहाँ ईयर 4 में आपके याद हो तो 5 इंस्टॉलमेंट चुका रहा हुआ है ना, ईयर 1 2 3 4 5, तो ईयर 5 तक जाएगा। ये है 22,734, इसका जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 2273, प्रिंस वो टोटल इंस्टॉलमेंट चुकाएगा 15,400। तो निकालते हैं आप जल्दी जल्दी, 15,400 में से 2273 तो इंटरेस्ट का है, तो 13,127 ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल रीपे करेगा वो, और 22,734 के प्रिंसिपल में से इतना प्रिंसिपल वो चुका देगा, और 9,607 रुपये का प्रिंसिपल और बच जाएगा, ठीक है।
बस तो थोड़ा सा और बचा है। अब क्या होगा, नेक्स्ट ईयर ईयर 5 की शुरुआत से लेके एंड तक इतना पैसा क्या रहेगा, उधार रहेगा। अब इस पे 10% का ब्याज कितना हो जाएगा, 960 है ना, डाउन फिगर बना लेना। तो 2-3 रुपए का अंतर आ गई। आप चुका रहे हैं कितना, 15,400 किस चीज़ के, इंस्टॉलमेंट के। 15,400 जो आप चुका रहे हैं उसमें से 960 रुपये तो ब्याज के होंगे, ठीक है। कहीं कुछ गलत कैलकुलेशन हो गई है कहीं तो, एक बार आप देखें कहीं कोई मिस्टेक हुई है हमसे करने में। आप एक बार चेक करें, मैं आपको बता देता हूँ कहीं कोई कैलकुलेशन में गलती हुई है। इसका टोटल और इसका टोटल जो आ रहा है वो यहाँ आते हुए एंड में निल हो जाना चाहिए। मतलब जो आप प्रिंसिपल रीपे कर रहे हो वो इसके बराबर होना चाहिए एंड में, है ना। वो किसी भी वजह से कहीं बीच में कैलकुलेशन की मिस्टेक की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैं एक बार चेक करता हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, चेक करने हम जाएंगे तो बस आप इतना ध्यान रखें कि कोई तो यहाँ मिस्टेक हुई है जिस वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है 4th, मैं स्टडी मटेरियल में ही आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट आप रुक जाइए। ये हायर परचेज का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है। ये थोड़ा अलग तरीके से करते हैं लेकिन ठीक है। तो इनका 21,622 चुकाने के बाद इनका बैलेंस बचा था 58,378। लग रहा है शुरुआत में ही कुछ गलती हो गई है क्या, हाँ ये शुरुआत में ही गलती हो गई है। 80,000 के प्रिंसिपल में से ही माइनस करना था हमें 21,622। तो ये यहाँ जो अमाउंट आना चाहिए था, ये अमाउंट आना चाहिए था 58,378, और फिर हम यहाँ 58,378 करते और इसको हम बढ़ाते जाते तो ये एंड में टैली हो जाता। आप एक बार ट्राई कर लेना, यहाँ मिस्टेक हुई है, आप समझ गए क्या करना है। सबसे पहले डाउन पेमेंट प्रिंसिपल लिया, डाउन पेमेंट चुकाया, प्रिंसिपल बच गया, उस प्रिंसिपल को लिया, उसका निकाला ब्याज। पूरी इंस्टॉलमेंट में से इतना तो ब्याज का अमाउंट है, तो बचा हुआ प्रिंसिपल का है। तो इस प्रिंसिपल को हटा देंगे इस प्रिंसिपल में से, बैलेंस प्रिंसिपल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम इतना ब्याज हो रहा है इसका, इतनी इंस्टॉलमेंट है, तो इंस्टॉलमेंट्स में अगर इतना ब्याज है तो कितना प्रिंसिपल है, तो इतना प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल को हम यहाँ से हटा देंगे तो क्लोजिंग प्रिंसिपल आता जाएगा। ऐसा करते 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 यहाँ निल हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। मैं इसका जैसा और एक क्वेश्चन करा दूंगा और अगले लेक्चर में हम अकाउंटिंग बात करेंगे, अकाउंटिंग ऑफ हायर परचेज। मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप उन क्वेश्चन को ट्राई कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 आप ट्राई कर लें, है ना, होमवर्क है आपको, आपसे हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। 1 ट्राई करें आप, और क्या क्वेश्चन नंबर 14 हमने किया, नहीं किया हो तो 14 आप ट्राई कर लें, है ना, हो ही जाएगा। ट्राई वाली बात ही नहीं, हो ही जाएगा आपसे। कॉस्ट प्राइस मतलब कैश प्राइस पूछा गया है, ठीक है। ठीक है, तो 1 और 14 आप ट्राई कर लीजिए। ओके,
थैंक यू सो मच, बाय बाय।